जय हिंद साथियों, जोहार। तो 28 जनवरी 2025 को यहाँ पर क्लास 8 का फाइनल एग्जाम होने वाला है। इस वीडियो में हम आपके गणित के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हो आपका 80% पेपर, ध्यान दीजिए, आपका 80% पेपर, यानी कि यहाँ पर आप बात करो तो लगभग 40 से 45 अंक आपको इस वीडियो के माध्यम से, इन प्रश्नों के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर वीडियो को अंत तक देखना है। कुल 50 प्रश्न का सेट है साथियों, और हाँ, इस वीडियो में आपको हर एक प्रश्न को बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से एक निवेदन होगा कि इस वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर जरूर कीजिए, ताकि उन सभी को जो अपने घर में है, स्कूल की छुट्टी होने की वजह से परेशान है कि सर अब हम क्लासेस कहाँ से लें, तो उनके लिए बिल्कुल निःशुल्क क्लासेस स्टार्ट की गई है। उन सभी साथियों को शेयर जरूर कर दें। प्रारंभ करते हैं शानदार तरीके से। तो पहला प्रश्न पूछा गया है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज। देखिए यहाँ पे देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है। तो देखिए संख्याओं का यदि वर्गीकरण करें तो संख्याएं आपको दो प्रकार से याद रखना है। पहला पूर्ण संख्या और दूसरा प्राकृत संख्या। ध्यान रखिए, पहला आपको पूछेगा पूर्ण संख्या क्या होता है और दूसरा पूछेगा प्राकृत संख्या के प्रारंभ कहाँ से होता है। तो जब भी पूर्ण संख्या पूछे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछे, तो आप हमेशा शून्य बताएंगे। ठीक है, क्या बताएंगे? शून्य। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछे तो आप हमेशा एक बताइएगा। याद रहेगा। देखिए पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर, WHOLE, होल। ठीक है, तो देखिए यहां पर आ रहा है बीच में ओ। आप सभी देख रहे हो कि इसमें बीच में क्या आ रहा है, तो बीच में ओ आ रहा है, तो इससे याद रखिएगा ओ यानी शून्य। शून्य से प्रारंभ होगा और इसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत नहीं, यानी कि जो हम प्राकृतिक रूप से सीखते हैं। जनरली बच्चे सीखते हैं 1 2 3 4 यानी 1 से बोलते हैं, कभी भी वो शून्य नहीं बोलते हैं। तो प्राकृतिक रूप से सीखते हैं, उसको हमेशा याद रखिएगा, एक से प्रारंभ होगा। याद रहेगा साथियों? यदि याद रहेगा तो आपका एक नंबर कंफर्म कीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। VVI टिक मार लीजिए पहला। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है। यहां पर दे रखा है सबसे छोटी भाज्य संख्या है, विकल्प दे रखा है 2 4 6 या 8। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो यहां पर देखिए इसका सही उत्तर होगा 4। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा? 4 होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर बच्चे क्या गलती करेंगे, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे गलती कि वो कर देंगे सीधा 2 का उत्तर। तो यहाँ पे 2 गलत हो जाएगा साथियों, और यहाँ पे इसीलिए इस प्रश्न को आपके लिए मैं छांट करके लाया हूँ और समझने के लिए भी लाया हूँ। भाज्य का मतलब क्या होता है? भाज्य का मतलब होता है कि वह एक और स्वयं के अलावा, ध्यान दीजिए, एक और स्वयं के अलावा किसी और नंबर से विभाजित हो, उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे हम बात करें एक, तो एक तो केवल एक का पहाड़ा में आता है। दो तो दो केवल दो का पहाड़ा में आता है, और एक का पहाड़ा में, यानी एक और स्वयं के अलावा किसी और से तो विभाजित नहीं हो रहा है। तीन का बात करें तो एक का पहाड़ा में आता है और तीन का पहाड़ा में आता है। लेकिन चार की बात करें तो एक का पहाड़ा में, दो का पहाड़ा में और चार का पहाड़ा, यानी कि स्वयं और एक के अलावा दो से भी विभाजित है। इसीलिए यहाँ पर सबसे छोटी भाज्य संख्या होगा 4। याद रहेगा, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। चलिए अगला प्रश्न दे रखा है, निम्न में से कौन गुणात्मक तत्समक है? ध्यान दीजिए, आपको गुणात्मक तत्समक पूछ रखा है, 1 0, 1 और 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर सही उत्तर होगा 1। यहां पर 1 होगा। 1 जो है गुणात्मक तत्समक है। अगला प्रश्न है, 9/-7 का योज प्रतिलोम क्या है? तो यहाँ पे देखिए योज प्रतिलोम का अर्थ क्या होता है? माइनस को प्लस बना देना, प्लस को माइनस बना देना, यही आपको होता है। एडिक्टिव इनवर्स का मतलब यही होता है कि प्लस को माइनस बना दीजिए और माइनस को प्लस बना दीजिए, बस इतना ही काम करना है। तो यहाँ पर से आप माइनस का साइन हटा दीजिए, आप वह संख्या प्लस का हो जाएगा, यानी सही सीधा उत्तर हो जाएगा 9/7। याद रहेगा, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, योज प्रतिलोम का ही अर्थ होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर करते हैं। साथियों, आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करते चलें। एक अगला प्रश्न दे रखा है, 5वां प्रश्न, ऐसी परिमेय संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम है, बताना है। स्वयं का व्युत्क्रम है 0, -1, 2 या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? 5वें का सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, यहाँ पर -1 जो है स्वयं का व्युत्क्रम होता है।
अगला प्रश्न दे रखा है -11/24 को किससे भाग दे कि -11/15 आ जाए। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें क्या करना है, रिक्त स्थान में क्या होगा, यहाँ पर भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्पों में आप देखिएगा तो सबसे पहला दे रखा है विकल्प में से यहाँ पर -3/4, 3/4, 5/8 या माइनस का यहाँ पर 5/8। सबसे पहले 3/4 रख के देखते हैं कि यहाँ पर 3/4 रखा है, इसका रेसिप्रोकल हम कर देते हैं, यही तो होगा, रेसिप्रोकल कर देते हैं। यहाँ पर 3/4 है तो 4/3 हो जाएगा, यहाँ पर गुना का साइन हो जाएगा। अब देखिए ये तो नहीं कटेगा, यानी ये प्रश्न, ये दोनों विकल्प नहीं होगा। अब यहाँ पर हम इस विकल्प को देखते हैं लगा करके 5/8 का, तो 5/8 का रेसिप्रोकल होगा 8/5, यही होगा, और यहाँ गुना का साइन होगा जब भी रेसिप्रोकल करते हैं। तो यहाँ से देखिए यहाँ कट जाएगा, 8 तिया 24, ये तो कट गया। 11 को 1 से गुना करेंगे तो 11 होगा, और 5 तिया 15, ये सही है? नहीं सही है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 11 है, तो हम इसको लेंगे ऑप्शन नंबर डी को। यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करते हैं। 11/24 है तो 11/24 लिखेंगे, भागा का चिन्ह है, इसको बदल देंगे गुना का साइन में, और उसके बाद वाली संख्या का रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा कर देते हैं, तो माइनस का 8/5 हो जाएगा। तो 8 यहाँ पर कट जाएगा, 8 तिया 24, ऊपर में 1, 11 का -11 और बट्टा 15, तो यहाँ सही उत्तर आ गया -5/8। समझ में आया बच्चा? बिल्कुल सही साथियों, समझ में आ रहा है आपको। अगला प्रश्न दे रखा है 1/2 और 1/4 के मध्य एक परिमेय संख्या। जब भी आपको मध्य में परिमेय संख्या पूछे तो आपको हर को बराबर कर लेना है। यहाँ पर 1/2 है और यहाँ 1/4 है। एक काम करते हैं, हम दोनों के हर में 8 बनाते हैं। बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है सर। इसको हम गुना कर देंगे 4 से, ऊपर भी गुना करना होगा 4 से। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, इसको हम गुना कर देंगे 2 से और इसको हम गुना कर देंगे 2 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 एकम 2 और 4 दूनी 8, तो 4/8, 2/8 इन दोनों के बीच है। अब देखिए इसके बीच में कौन सा आ रहा है, 4 और इसके बीच में 3 आ जाएगा, 3/8 होगा ना, 3/8 होगा, क्योंकि 4 और यहाँ पर 2 और 4 है तो इसके बीच में 3 होगा, तो 3/8 हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। अगला प्रश्न, चलिए कितने बच्चों का यहाँ पर सभी प्रश्न सही हो रहा है। अगला दे रखा है, इसी तरह का प्रश्न आपके पेपर में जाएगा, एकदम प्रश्न को देखते ही टिक मार दोगे, कुछ नहीं। वो कहते हैं ना कि बिना कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ले रखा है निम्नांकित में किस संख्या के वर्ग इकाई का अंक जो है 1 होगा। तो किसका वर्ग इकाई का अंक जो 1 होगा, सम संख्या में तो हमेशा लास्ट में 2 हो जाएगा, है ना। यदि विषम संख्या बोले तो इसमें भी कुछ ऐसी संख्या है जिसका वर्ग इकाई का अंक 1 नहीं होगा। धनात्मक संख्या नहीं, इसमें सीधा आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। विषम संख्या में नहीं जाना है, क्योंकि विषम संख्या में भी कुछ ऐसी संख्या है जिसका वर्ग का अंक जो है वो 1 हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। विषम संख्या जैसे 3 है, इसका तो 9 होता है, ये भी ध्यान रखना है। 0.25 का वर्गमूल होगा, बताना है 0.25 का वर्गमूल क्या होगा। बताइए 9वें का आंसर क्या होगा वर्गमूल। सबसे पहले 25 का वर्गमूल 5 होता है, ये पता है आप सभी को। हाँ, तो यहाँ पर 0 लगा दीजिए, 0.5, यानी कि 9वें का ऑप्शन हो गया सी, है ना। अगला दे रखा है 999 की घात शून्य का संख्यात्मक मान क्या होगा। जल्दी से बताना है साथियों। यहाँ पर आप ध्यान देखिए, किसी भी संख्या का यदि घात शून्य हो जाए तो उत्तर हमेशा क्या होता है, बिल्कुल सही 1 होता है। यदि हमें संख्या पर कितनी भी बड़ी संख्या लिख दूं, है ना, करोड़ लिख दूं, 1 करोड़ भी लिख दूं या 1 लाख भी लिख दूं, उसके घात में शून्य लिख दूं तो उत्तर हमेशा 1 ही आएगा। 2 गुना, देखिए यहाँ पर 2 की घात 1 गुना 5 की घात 2 गुना 7 की घात 0, इसका मान क्या होगा। ध्यान देना है। सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। 2 की घात 1 मतलब क्या हो गया, 2 हो गया। 5 की घात यानी 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और 7 का इसका मतलब होता है 1, यही होता है। 7 की घात 0 इसका मतलब 1 हुआ, यानी कि 2 गुना 25 गुना 1, 25 दूनी 50 और 50 एकम 50। कितने बच्चों का उत्तर आया, आंखों ही आंखों में 50। बिल्कुल सही, आंखों ही आंखों में 50 होगा सर।
अगला प्रश्न है, यदि 2x प्लस 3 बराबर 2 है तो x का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर 2 का, यहाँ पर x की जगह में हम क्या रखें कि इसमें रखने पर हमेशा उत्तर क्या होगा, 1 होगा। यदि 2 का घात 1 होगा ना, तभी उत्तर हमेशा 2 होगा। तो हम यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर हम रखते हैं -2। यहाँ रख के देखते हैं, -2 प्लस का 3, तो माइनस प्लस माइनस होगा, उत्तर 1 आएगा। लेकिन दोनों में से 3 बड़ा है तो प्लस का होगा, तो यहाँ पर 2 की घात 2 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत सही, बहुत सही। यदि x बराबर 1 और y बराबर -2 है तो x स्क्वायर और y स्क्वायर का मान क्या होगा। चलिए इसको हम लोग करते हैं, x स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस -2 का तो होगा यहाँ पर 4, 4 और 1 5। कितने बच्चों का उत्तर 5 आ गया बिना ऑप्शन का। कितने बच्चों का उत्तर आ गया 5 बिना ऑप्शन का। बिल्कुल सही। यहाँ पर ऑप्शन भी दे रखा है हमारे सामने ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 होगा सर। अगला प्रश्न, यहाँ पर जो दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 किस प्रकार का बीजीय व्यंजक है। इसमें पद को गिनिए, प्लस माइनस कितना है, 2 है, या 1 2 3 पद है, यानी त्रिपदी होगा। याद रहेगा, त्रिपदी होगा। आपको सिर्फ गिनना है कितना यहाँ पर है, एक पद यह हो गया, दूसरा पद ये, तीसरा पद। प्लस माइनस का साइन में से पद अलग होता है, तो यहाँ से 1 पद 2 पद 3 पद, त्रिपदी होगा। अगला दे रखा है 5m स्क्वायर प्लस -4m स्क्वायर प्लस 11m स्क्वायर बराबर है। ये प्रश्न को थोड़ा सा आप लोग को लग सकता है कि सर ये प्रश्न थोड़ा सा मुश्किल है हमारे, लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है साथियों, बिल्कुल भी नहीं। आपको इस प्रकार के प्रश्न को आंखों ही आंखों में कर देना है साथियों। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि आप m स्क्वायर को हटा ही दीजिए, क्योंकि सभी में क्या है, m स्क्वायर है। अब आप सिर्फ इसको हल कीजिए। यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 11 है, दोनों प्लस का है, 11 और 5 16, 16 - 4, 16 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, 16 में से यहाँ पर देखिए 11 और 5 16 में से 4 घटाएंगे तो आ गया 12। ठीक है, बस इतना ही होगा। 12m स्क्वायर, 12m स्क्वायर क्या आ रहा है उत्तर, 12m स्क्वायर, 12m स्क्वायर आ रहा है। बिल्कुल सही साथियों, ये आंखों ही आंखों वाला प्रश्न था जी, बिल्कुल सही। x बराबर 2 रखने पर x स्क्वायर -2 का मान क्या होगा, x का मान 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 -2 2 ही होगा, ऑप्शन नंबर ए ही होगा। सही है, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, किसी संख्या के दुगने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगी। मान लीजिए हम संख्या x मान लिए, x का 2 गुना क्या हो गया, 2x हो गया, इसमें हम 8 जोड़ेंगे, संख्या क्या होगा, 32 प्राप्त होगा। इस व्यंजक को आप हल कर सकते हो। 32 में 60 घटाओगे तो 24, 24 को 2 से भागा दोगे तो 12, 12 उत्तर आ जाएगा। एकदम ध्यान देना है। और इस प्रश्न को देखिए, 50 प्रश्न है ना, 50, तो मुश्किल से मुश्किल आपको 20 मिनट लगना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न आएंगे, ऐसे प्रश्न ही आएंगे कि आप आंखों ही आंखों से तैयारी करके जाओगे। आंखों ही आंखों में 30 प्रश्न में बताता हूँ, 30 प्रश्न में तो आपको 5 मिनट भी नहीं लगेगा, 5 मिनट में ही आप उस प्रश्न को उड़ा के रख दोगे। यदि p/7 बराबर 24 हो तो p का मान क्या होगा। देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं। हाँ, गुना कर दीजिए 24 को 7 से सीधा, है ना, 7 चौक 28, 8 आ रहा है लास्ट में, तो इन दोनों प्रश्न में होगा। और यहाँ 8 आ रहा है, 7 दूनी 14 और 15 16, 168 आएगा, 168 आएगा, 18 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। एक टीवी का अंकित मूल्य 4500 है, अगर बट्टा 30% तो टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा। इस प्रश्न में आपको समय लग सकता है, और प्रश्न में समय लगाने के लिए आपको समय लगाना है बच्चा। इतना जो प्रश्न आपको आंखों में हो जा रहा है वो कर लीजिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा इसको सॉल्व कीजिए। कितना दाम है, 4500 है, 30% का बट्टा दे रहा है, यानी कि बेच रहा है 70% में, है ना। इसको गुना कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 45 को 7 से गुना कीजिए, 45 दूने 7, 7 बचे 35 के 5 हाथ में 3 और 7 चौक 28, 29 30, 31, 31 50, 31 50 रुपये होगा, 31 50, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 होगा, है ना। जितना बट्टा दे रहा है ना उसको हटा दीजिए, यानी 30% बट्टा दे रहा है तो 70% में बेच रहा होगा, बस नहीं निकाल दीजिए कि 4500 का 70% कितना होगा। किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने अंतःकोण हो सकते हैं। त्रिभुज की बात करें तो 1 2 3, 3 ही होगा। क्या मैं सही बता रहा हूं कि 3 ही होगा, बिल्कुल सही सर, 3 होगा। अगला प्रश्न, एक समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है क्या कहलाता है। प्रत्येक कोण जो है समकोण होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं आयत। ठीक है,
यहाँ पर दी गई आकृति में हमें x का मान ज्ञात करना है। x का मान क्या होगा, हम जानते हैं कि त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। यहाँ पर है 90 डिग्री और यहाँ पर है 55 डिग्री। 90 और 55 कितना हो गया, तो जोड़ लीजिए जल्दी से। 9 5 14, 145 हो गया है। 145 180 में से घटा लीजिए, तो 5 7 14, 15 16 17, 35 डिग्री हो गया जी। 35 डिग्री हो गया, बिल्कुल सही। तो बताइए यहाँ पर कितना आंसर होगा। अभी मैंने बताया कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितना है जी, 22 का आंसर कितना होगा, आंसर होगा 35 डिग्री। आ रहा है समझ में। आयलर सूत्र के लिए कौन सा सही नहीं है, f + v = e+2। f जो है फलकों की संख्या होता है, बिल्कुल सही। b बराबर बिंदुओं की संख्या, ये नहीं होता है, दूसरा ये गलत है। आयलर सूत्र क्या होगा, अभी हमने देखा f + v। हाँ, इसमें बताइए f + v आयलर सूत्र क्या होता है। तो आयलर सूत्र होता है साथियों, देखिए हर एक प्रश्न को मैंने यहाँ पर करवा रहा हूँ ताकि आप सभी को हर एक प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाए। f + v - e = 2, इस प्रकार के ही प्रश्न आने वाले हैं। एक घन में फलकों की संख्या क्या होती है, घन में फलक क्या होता है। तो आप घन मान लीजिए अपने कमरे को, जिस कमरे में आप पढ़ रहे हो उस कमरे को मान लीजिए घन। उसमें 4 दीवार, एक छत, एक जमीन, 6 हो गया। तो 6 हो गया घन। शीर्ष मान लीजिए कोना को, तो ऊपर 4 नीचे 4, 8 कोना हो गया, ठीक है। और किनारा मान लीजिए कोना से लेकर के कोना तक को जो लाइन होता है वो होगा 12, ऊपर 4 नीचे 4, 8, और ऊपर से लेकर के नीचे तक चारों तरफ 12। तो फलक 6 होता है, शीर्ष 8 होता है और किनारा 12 होता है। याद रखिए घनाभ में भी यदि बात करें, घनाभ में भी वही प्रक्रिया होती है, घनाभ में भी 6 फलक होते हैं। निम्न में से कौन 3D आकृति का उदाहरण है। 3D यानी त्रिविमीय, वर्ग, आयत, त्रिभुज तीनों 2D है, गोला जो है 3D है। गोला, शंकु, बेलन ये सभी 3D है। एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं, मैंने अभी बताया है आपको 6, 8 और 12 वाला याद रखना है। तो यहाँ पे होगा उत्तर 12। एक घन की भुजा 7 सेंटीमीटर है, का आयतन क्या होगा, 7 का क्यूब कर देना है, क्योंकि इसमें क्यूब होता है। ये होता है आयत, जो घन का है वो आयतन क्या होता है, भुजा गुने भुजा गुने भुजा। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा साथियों, 343 सेंटीमीटर। आपको घन भी याद कर लेने हैं, 1 से लेकर कम से कम 15 तक सभी को याद कर लीजिए, क्योंकि आंखों ही आंखों में आप गुना भी कर सकते हो। 7 × 7 × 7 थोड़ा समय लगेगा ना, याद रखिएगा, सीधा 343 बता दीजिएगा। 600 सेंटीमीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाली घन की भुजा क्या होगी। चलिए इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व करके जल्दी से बताइए कि आंसर क्या होगा। 30 प्रश्न का जो आंसर है आप सभी को कमेंट में करना है, जल्दी से बताइए। 6 सेंटीमीटर लंबा, 3 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 2 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ का आयतन क्या होगा। 31 का बताइए, इसका आंसर क्या होगा। 6 सेंटीमीटर लंबा, ठीक है, 3 सेंटीमीटर चौड़ा और 2 जो है सेंटीमीटर 2 मीटर ऊंचे घना। बताइए घनाभ के आयतन का सूत्र। तो घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी L × B × H। तो L दे रखा है 6, 6 × 18, 18 दूनी 36, 36 मीटर क्यूब। 36 मीटर क्यूब यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या उत्तर सही है, क्या आप सभी का भी उत्तर यही आ रहा है, बताइए साथियों, आप सभी का भी उत्तर यही आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को हमने कर लिया है। यदि बारंबारता 7 हो तो संगत मिलान चिन्ह बताना है। 1 2 3 4 5 हो गया, 6 7, यानी कि क्रॉस होगा 1 और 1 2 7, ये होगा 4 का आंसर। मिलान चिन्ह इसको बताइए। तो ये हो गया 5, गिनते हैं इसको, ये हो गया 5 10 और 4 14, 14 को दर्शाता है। बहुत ही आसान से प्रश्न आएंगे। यहाँ पर है वर्ग चिन्ह क्या होगा, वर्ग अंतराल 10 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। 20 30 और इसका आधा कर दीजिए, दोनों को जोड़ के आधा कर देना है, दोनों को जोड़ करके आधा कर देना है, यानी कि 20 और 10 30, 30 को आधा होगा 15, 15 होगा इसका वर्ग चिन्ह। आंकड़े इसका परिसर बताना है। तो परिसर का मतलब होता है सबसे बड़ा में से सबसे छोटा को घटा दीजिए। तो सबसे बड़ा क्या है 8 है जी, सबसे छोटा क्या है 1 है जी, घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। परिसर इसी प्रकार से निकालते हैं। क्या परिसर इसी प्रकार से निकाला जाता है, बिल्कुल निकाला जाता है। इसका वर्ग का निम्न सीमा बताना है। निम्न सीमा यानी कि 10 और 15 में सबसे छोटा क्या है 10 है, तो 10 में से इस निम्न सीमा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। उच्च सीमा पूछे तो सबसे बड़ा बताना रहता है 15 होता है। एक सिक्के को दो सिक्का में एक चीत और एक पट, 2 सिक्का में 2 चीत और 2 पट, तो परिणाम क्या होगा, प्राप्त परिणाम क्या होगा बताइए। तो यहाँ पर हो सकता है कि उसमें चीत या पट
दोनों में से एक एक आए तो 2 परिणाम होगा। अगला प्रश्न, पाई चार्ट के लिए वृत्त के केंद्रीय कोण का मान क्या होता है? ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है और बहुत बार रिपीट हुआ है। इसका आंसर होगा 360 डिग्री, याद रखेंगे। आंकड़ों का निरूपण निम्न में से किसके द्वारा नहीं होता है? आयत चित्र, वर्ग चित्र, दंडालेख, द्विदंडालेख। बताइए, यहाँ पर सही उत्तर होगा वर्ग चित्र के द्वारा नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। एक पासे को फेंका जाता है तो सम प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? यानी एक पासे में 1 से लेकर के 6 तक की संख्या होती है, इसमें 2, 4, 6 सम होता है। तो यहाँ पर पासे में कुल कितने हो गए? 6 हो गए और 6 में से 3 हो रहा है प्राप्त करने को, तो 1/2 हो जाएगा। यानी कि 1/2, केवल 10 प्रश्न रह गए हैं बच्चे। और इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में शानदार तरीके से कल मैं एक और सेट लेकर के आऊँगा। हर एक दिन आपको ये सेट देखना है और शानदार तरीके से करना है। हिंदी का भी अपलोड हो रहा है, उसे भी जरूर देख लीजिए। एक थैले के अंदर 4 नीली, 2 हरी एवं 5 काली गेंद है। थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है। एक नीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए, थैले में कुल कितने गेंद हो गया? 4, 2, 6 और 5 11, तो नीचे 11 लिख दीजिए। निकाल कितना रहा है? नीला कितना है? 4, तो 4/11 होगा, यानी कि 4/11। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक पासे को एक बार फेंकने पर परिणाम क्या प्राप्त होगा? परिणाम 1 से लेकर के 6 तक ही प्राप्त होगा। 1 से लेकर के 6 तक ही प्राप्त होगा, तो 6 होगा। दिए गए चित्र में x का मान बताएं। यहाँ पर x का मान आपको बताना है। यदि वृत्त को बराबर भागों में बांटा गया है, वृत्त के सभी कोणों का योग होता है 360 डिग्री, यही आपको ध्यान रखना है। कितना भाग बांटा गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6 भाग कर दिए, 6 6 36 यानी 60 डिग्री। 60 डिग्री ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, बिंदु यहाँ दे रखा है 5, 4 का x निर्देशांक क्या है? देखिए, x जो है शुरू में होता है उसको बोलते हैं x यानी कि भुज, और इसको बोलते हैं 4 को कोटि। तो यहाँ पे दे रखा है भुज 5, तो 44 का उत्तर होगा 5। इसमें हमको बताना है y निर्देशांक यानी कोटि क्या है। कोटि को बाद वाले को बोलते हैं, -4 को कोटि और 5 जो है इसमें भुज है। इसमें किस चतुर्थांश में होगा? दोनों माइनस में है। तो यहाँ पे देखिए, बात करते हैं, यहाँ तो प्लस प्लस में रहता है, यहाँ माइनस प्लस में रहता है। ठीक है, यहाँ पर माइनस माइनस में रहता है, तो यहाँ पर होगा तृतीय चतुर्थांश। क्या होगा जी? तृतीय चतुर्थांश, याद रखिएगा। मूल निर्देशांक क्या होते हैं? तो मूल हमेशा 0 0 होते हैं। मूल हमेशा क्या होता है? 0 0। इसमें हमें बताना है कि a और b का मान क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए b का मान याद करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन से ही हम कर लेंगे। तो 2 में कितना जोड़े कि 9 आ जाए? 7, तो b का मान हो गया 7। 7 किस में दे रखा है? a और b का मान 7 दे रखा है, इसमें b का और इसमें b का। ठीक है, दोनों में से देख लेते हैं। यहाँ पे है 3 में से कितना जोड़े कि यहाँ पर 12 आ जाए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9 जोड़ना होगा, तो 9 और 7 होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सीधा विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 2। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है, याद रखिएगा, 2πr/h। आपके हो सकता है कि आपके एग्जाम में ऊंचाई और यहाँ पर त्रिज्या दे रखी हो, आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो आपको बता देना है। शंक्वाकार आकृति का उदाहरण है पुस्तक का पृष्ठ, ये नहीं होगा। जोकर की टोपी या मोबाइल सेट, जल्दी से बताइए। तो शंक्वाकार होगा जोकर की टोपी। बताइए आप में से कितने बच्चों का 50 में से 50 आ रहा है या फिर 40 आ रहा है? तो अगले सेट में आपको 50 में से 50 जरूर लाना है। चैनल पर बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।